द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बौद्धिक चर्चा कर रहे हैं जो शायद भारत में उच्च शिक्षा के भविष्य की पूरी दिशा ही तय कर सकता है। हम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी द्वारा जारी किए गए नए ड्राफ्ट दिशा निर्देशों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हाँ, और ये ड्राफ्ट है अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के बारे में, जिसे हम आज की चर्चा में AEDP कहेंगे। ये प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लक्ष्यों के बिल्कुल अनुरूप है और इसे जनवरी-फरवरी 2025 के अकादमिक सत्र से लागू किए जाने की उम्मीद है। बिल्कुल। तो हमारी आज की चर्चा का जो मूल प्रश्न है वो बहुत स्पष्ट है। क्या कक्षा की पढ़ाई और ऑन द जॉब ट्रेनिंग का ये जो विलय है, जिसमें छात्रों की डिग्री के 50% तक के समय को सीधे अप्रेंटिसशिप में बदला जा सकता है, क्या ये उन्हें भविष्य के जॉब मार्केट के लिए तैयार करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, या फिर ये उच्च शिक्षा के उस मूल एकेडमिक ढांचे को कमजोर करता है जिस पर हमारे विश्वविद्यालय टिके हुए हैं? और यही वो बिंदु है जहां हमारे विचार थोड़े अलग हैं। इस पूरे विश्लेषण में मेरा ये मानना है कि किसी भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री के आधे हिस्से को अप्रेंटिसशिप में बदल देने से हमारे विश्वविद्यालयों की भूमिका केवल उद्योगों के लिए वर्कर तैयार करने वाली एक एजेंसी तक सीमित हो जाएगी। इससे हम उस वैचारिक गहराई को खो देंगे जो असल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, मैं आपके इस विचार का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से ये मानना है कि ADP एक बेहद क्रांतिकारी कदम है। ये सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक कौशल के साथ जोड़कर छात्रों की रोजगार क्षमता को सुनिश्चित करेगा और यहीं से हमें आज की चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल, आप अपना पक्ष रखिए। एक दुनिया के लिए तैयार करना है। अगर आज हमारी डिग्रियां छात्रों को रोजगार नहीं दिला पा रही हैं, तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि हमारे मौजूदा ढांचे में कोई कमी है। अभी तक क्या होता है, एक छात्र 3 या 4 साल तक सिर्फ किताबें पढ़ता है, परीक्षाएं देता है और शायद अंत में 1 या 2 महीने की कोई इंटर्नशिप कर लेता है। हाँ, इंटर्नशिप्स तो हमेशा से होती आई हैं। बिल्कुल, लेकिन यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने इस नई नीति के पीछे का जो तर्क दिया है, वो इस पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से बदलता है। उनका कहना है कि ये प्रोग्राम क्लासरूम की थ्योरी और कार्यस्थल की वास्तविक जरूरतों के बीच की जो खाई है, उसे पाटता है। दिशा निर्देशों के अनुसार AEDP मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी जैसे अहम सेक्टर्स में छात्रों को सीधा अनुभव देगा। ये मुख्य रूप से आउटकम बेस्ड लर्निंग पर फोकस करता है। एक मिनट, मैं यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। आपने आउटकम बेस्ड लर्निंग का जिक्र किया। ये शब्द सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि एक विश्वविद्यालय का आउटकम या परिणाम केवल ये नहीं होता कि छात्र को कल सुबह बस नौकरी मिल जाए। बेशक व्यावहारिक ज्ञान का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, इस तथ्य से मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रही हूँ। हाँ, वो तो है। लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों, जिन्हें इन दिशा निर्देशों में HEIs कहा गया है, उनका काम केवल और केवल उद्योगों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करना नहीं है। ड्राफ्ट दिशा निर्देशों में जो बात मुझे सबसे ज्यादा चिंतित करती है वो ये है कि अप्रेंटिसशिप को दूसरे सेमेस्टर से ही शुरू किया जा सकता है और कुल डिग्री अवधि का 50% तक इसमें लगाया जा सकता है। आप सोचिए, विश्वविद्यालय वो जगह है जहां छात्र सोचना सीखते हैं, जहां वे चीजों को अलग अलग नजरिए से देखना सीखते हैं। ये जो नीति है, ये शिक्षा और महज वोकेशनल ट्रेनिंग के बीच के उस महत्वपूर्ण अंतर को पूरी तरह से धुंधला कर देती है। आपकी ये चिंता अपनी जगह बिल्कुल सही लग सकती है, लेकिन जरा इसके वैज्ञानिक और गणितीय ढांचे पर गौर कीजिए। ये नीति हवा में काम नहीं कर रही है। जब हम अकादमिक नींव की बात करते हैं तो AEDP का सबसे मजबूत पक्ष है इसका नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी NCRF के साथ पूरी तरह से एकीकरण, जो कि एक नया सिस्टम है। जी, जो श्रोता नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि NCRF एक ऐसा सिस्टम है जो आपके द्वारा सीखे गए हर कौशल और बिताए गए समय को पॉइंट्स या क्रेडिट्स में बदल देता है। जैसे आप एक सेमेस्टर की परीक्षा पास करके कुछ क्रेडिट पाते हैं, वैसे ही अब आप काम करके क्रेडिट पाएंगे। दिशा निर्देश बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 30 घंटे की ट्रेनिंग को 1 क्रेडिट के बराबर माना जाएगा। अब इसके गणित को देखें। 1 साल की अप्रेंटिसशिप से छात्र को 40 क्रेडिट्स मिलते हैं और 6 महीने की अप्रेंटिसशिप से 20 क्रेडिट्स।
प्रोफेसर कुमार ने स्पष्ट रूप से आश्वस्त किया है कि यदि उच्च शिक्षण संस्थान इस क्रेडिट मैकेनिज्म का सख्ती से पालन करते हैं तो ये सिस्टम थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों को एक समान और पारदर्शी ढांचे में तौलेगा। देखिए, घंटों को क्रेडिट में बदलना सतह पर बहुत तार्किक और पारदर्शी लगता है, ये मैं मानती हूँ। 30 घंटे काम किया, 1 क्रेडिट मिल गया। ये बहुत सीधा गणित है। लेकिन क्या आपने विचार किया है कि इस गणितीय ढांचे में गुणवत्ता का मूल्यांकन कहाँ है? क्या रिटेल सेक्टर या हॉस्पिटैलिटी में बिताए गए 30 घंटे का काम, जो अक्सर रूटीन या एक ही काम को बार-बार दोहराने पर आधारित होता है, क्या वह क्लासरूम में की गई 30 घंटे की गहरी बौद्धिक बहस, शोध या थ्योरेटिकल स्टडी के बिल्कुल बराबर है? वो बराबर नहीं है, पर वो अलग तरह का ज्ञान है। पर ये प्रणाली शिक्षा की गुणवत्ता को केवल एक्चुअल आवर्स स्पेंट यानी काम में बिताए गए वास्तविक घंटों के आधार पर आंकने का एक बहुत बड़ा जोखिम उठाती है। जब आप 30 घंटे किसी मशीन पर काम करने या किसी फिनटेक कंपनी में डेटा एंट्री करने को 30 घंटे के अकादमिक विमर्श के बराबर रख देते हैं, तो आप ज्ञान को एक कमोडिटी या उत्पाद बना रहे हैं। मुझे लगता है कि आप कार्यस्थल की जटिलताओं को थोड़ा कम आंक रही हैं। आप ये मानकर चल रही हैं कि कार्यस्थल पर बिताया गया समय बौद्धिक रूप से शून्य होता है या वो सिर्फ डेटा एंट्री तक सीमित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उद्योगों में आज जो काम हो रहा है वो अत्यधिक जटिल है। जब एक छात्र किसी आईटी फर्म या हेल्थकेयर सेक्टर में काम करता है तो वहाँ जो समस्या समाधान का कौशल यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विकसित होती हैं वो किसी भी क्लासरूम की बहस से कम बौद्धिक नहीं है। इसके अलावा क्या हम ये भूल रहे हैं कि इन दिशा निर्देशों में HEIs को अप्रेंटिस शेड्यूल करने का बहुत बड़ा लचीलापन दिया गया है। यह उच्च शिक्षण संस्थानों पर थोपा नहीं गया है, यह उन पर निर्भर करता है कि वो इसे कैसे लागू करते हैं। लचीलापन कागजा पर बहुत आकर्षक शब्द है, लेकिन इसके व्यावहारिक परिणाम अक्सर बहुत अलग होते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं ताकि तस्वीर थोड़ी और साफ हो सके। मान लीजिए राहुल नाम का एक छात्र है। वो अभी कॉलेज के दूसरे सेमेस्टर में है। दिशा निर्देश कहते हैं कि अप्रेंटिसशिप दूसरे सेमेस्टर से शुरू की जा सकती है। जी। अब अगर वो अर्थशास्त्र का छात्र है तो दूसरे सेमेस्टर में वो मैक्रो इकोनॉमिक्स या मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के बुनियादी सिद्धांतों को बस समझ ही रहा होता है। अगर इस महत्वपूर्ण समय में वो हफ्ते के 3 दिन किसी बैंक में फाइलें छांटने या ग्राहकों के फॉर्म भरने में लगा देगा तो वो उन जटिल सिद्धांतों को कब समझेगा? मेरा डर ये है कि ये पूरी कवायद शिक्षा की कीमत पर उद्योगों को सस्ता श्रम उपलब्ध कराने का एक जरिया बन सकती है। इंडस्ट्री एक छात्र को दूसरे सेमेस्टर में इसलिए नहीं बुलाना चाहती कि वो उसे अर्थशास्त्र के गहरे सिद्धांत सिखाए, बल्कि इसलिए बुलाना चाहती है ताकि उनके पास एक ऐसा कार्यबल हो जो कम लागत में बुनियादी काम कर सके। आपने राहुल का जो उदाहरण दिया वो बहुत प्रासंगिक है, लेकिन मैं इसी उदाहरण को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखता हूं। जब राहुल बैंक में ग्राहकों के साथ काम कर रहा होता है, जब वो होम लोन की ब्याज दरों को बदलते हुए देखता है, तो वो मुद्रास्फीति के उस सिद्धांत को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखता है, जिसे वो क्लासरूम में सिर्फ एक ग्राफ के रूप में पढ़ता है। पर क्या बैंक उसे ब्याज दरें तय करना सिखाएगा या सिर्फ फॉर्म भरना? उसे माहौल तो समझ आएगा ना। जब वो वापस क्लासरूम में आएगा तो उसकी सीखने की क्षमता और भी गहरी हो जाएगी, क्योंकि उसने उसे रियल वर्ल्ड में देखा है। और रही बात सस्ते श्रम की, तो मुझे लगता है कि ये शब्द इस योजना के प्रति थोड़ा अनुचित है। हमें इस प्रोग्राम के आर्थिक और व्यावहारिक पहलुओं को भी देखना चाहिए। ड्राफ्ट दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से स्टाइपेंड की व्यवस्था करते हैं। छात्रों को उनके काम के बदले बाकायदा भुगतान किया जाएगा। हाँ, स्टाइपेंड का मिलना निश्चित रूप से सकारात्मक है। मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूँ। कई छात्रों के लिए ये आर्थिक सहारा बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, और हमारे देश के जनसांख्यिकीय और आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए ये कोई छोटी बात नहीं है। चाहे ये अप्रेंटिसशिप, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, जिसे हम नैट्स पोर्टल कहते हैं, उसके जरिए ऑफर की जाए, या फिर सीधे इंडस्ट्री पार्टनरशिप के जरिए छात्रों को स्टाइपेंड मिलेगा। ये ना केवल उन्हें वास्तविक दुनिया की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करता है, बल्कि अपनी पढ़ाई के दौरान उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाता है। कई छात्रों के लिए ये स्टाइपेंड ही वो कारण हो सकता है जिससे वे अपनी उच्च शिक्षा पूरी कर पाएं।
ये शिक्षा को एक ऐसा विकल्प बनाता है जो न सिर्फ बौद्धिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी उनके लिए काम करता है। मैं छात्रों की आर्थिक स्वतंत्रता के महत्व को पूरी तरह से समझती हूँ, लेकिन हमें उस बहुत ही महत्वपूर्ण एकेडमिक प्रश्न पर वापस आना होगा जिसे हम शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्या उद्योग इन छात्रों को वो व्यापक प्रशिक्षण देंगे जिसकी एक स्नातक को आवश्यकता होती है, या वे उन्हें केवल उन विशिष्ट कार्यों तक सीमित रखेंगे जो इस विशेष कंपनी के लिए तात्कालिक रूप से फायदेमंद हैं? देखिए, एक विश्वविद्यालय की शिक्षा आपको एक विस्तृत नज़रिया देती है। अगर आप आईटी सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं तो विश्वविद्यालय आपको पूरे नेटवर्क आर्किटेक्चर और उसके पीछे की फिलॉसफी सिखाता है। हाँ, वो थियरी का हिस्सा है। सही कहा। जबकि एक खास सॉफ्टवेयर कंपनी में दी जाने वाली ट्रेनिंग बहुत संकीर्ण और अल्पकालिक होती है। वे आपको केवल उनके सॉफ्टवेयर या उनके तरीके से काम करना सिखाएंगे। अगर कुल डिग्री का 50% समय इसी संकीर्ण ट्रेनिंग में चला गया तो हम ऐसे स्नातक तैयार करेंगे जो केवल एक खास कंपनी या एक खास तरह की नौकरी के लिए ही फिट होंगे। मैं आपकी इस चिंता को समझ रहा हूं कि ट्रेनिंग संकीर्ण हो सकती है, लेकिन क्या आज की दुनिया में विशिष्ट कौशल आवश्यक नहीं है? इसके अलावा जब कोई छात्र किसी कंपनी में 20 या 40 क्रेडिट की अप्रेंटिसशिप पूरी करता है तो वो केवल एक सॉफ्टवेयर चलाना नहीं सीखता, वो वर्कप्लेस कल्चर सीखता है, डेडलाइंस का महत्व समझता है, टीम के साथ काम करना और क्लाइंट मैनेजमेंट सीखता है। ये वो सॉफ्ट स्किल्स और प्रोफेशनल स्किल्स हैं जो कोई भी प्रोफेसर क्लासरूम में बोर्ड पे लिखकर नहीं सिखा सकता। यह अनुभव उसे किसी एक कंपनी तक सीमित नहीं करता, बल्कि उसे पूरे कॉर्पोरेट जगत या पूरे सेक्टर के लिए तैयार करता है। वर्कप्लेस कल्चर सीखना ज़रूरी है, इससे कोई असहमति नहीं है, लेकिन सवाल अनुपात का है, प्रोपोर्शन का। क्या वर्कप्लेस कल्चर और टीम वर्क सीखने के लिए एक 3 या 4 साल की डिग्री का आधा हिस्सा दे देना उचित है? मेरा मानना है कि अगर ये 15 या 20% होता तो ये एक बेहतरीन कदम होता, लेकिन जब आप इसे 50% तक ले जाते हैं तो क्या हम एक ऐसे बिंदु पर नहीं पहुंच रहे हैं जहां विश्वविद्यालय केवल एक मध्यस्थ एजेंसी, एक मिडलमैन बनकर रह जाएगा? ऐसा लगेगा जैसे विश्वविद्यालयों का काम सिर्फ छात्रों को कंपनियों तक पहुंचाना और उनके काम के घंटों को क्रेडिट में बदलकर मार्कशीट पर छापना भर रह गया है। यहीं पर हमारी बुनियादी सोच में अंतर है। मेरे विचार में विश्वविद्यालय मध्यस्थ नहीं बन रहे हैं, बल्कि वो एक बहुत जरूरी विकास, एक इवोल्यूशन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। वे खुद को 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से ढाल रहे हैं। अगर हम इन ड्राफ्ट दिशा निर्देशों को समग्र रूप से देखें तो AEDP ये पूरी तरह से स्वीकार करता है कि आज का जॉब मार्केट केवल किताबी ज्ञान से संतुष्ट नहीं है। जब एक छात्र 50% समय कैंपस में और 50% समय इंडस्ट्री में बिताएगा तो वो दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ हासिल करेगा। वो क्लासरूम की बौद्धिक गहराई भी लेगा और वर्कप्लेस का व्यवहारिक कौशल भी। ये प्रोग्राम उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए न केवल सक्षम बनाता है बल्कि वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी भी बनाता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव के बीच एक मजबूत पुल होना ही चाहिए। ऑन द जॉब ट्रेनिंग और क्लासरूम के बीच एक बेहतर तालमेल आज के समय की मांग है। लेकिन क्रेडिट सिस्टम को पूरी तरह से काम के घंटों पर आधारित कर देना, न्यूनतम एक पूरे सेमेस्टर को हैंड्स ऑन अनुभव के लिए आरक्षित कर देना और डिग्री का आधा हिस्सा इंडस्ट्री के हाथों में सौंप देना, ये विश्वविद्यालयों की अकादमिक स्वतंत्रता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। शिक्षा का अर्थ केवल ये नहीं है कि आपको अगले दिन एक कॉर्पोरेट नौकरी मिल जाए। शिक्षा का अर्थ एक सजग, विचारशील नागरिक बनना भी है जो समाज और व्यवस्था पर सवाल उठा सके। अगर हम छात्रों को शुरुआत से ही सिर्फ कॉर्पोरेट ढांचे का हिस्सा बना देंगे तो हम वो आलोचनात्मक सोच खो देंगे। मुझे लगता है कि हमने इस ड्राफ्ट के दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं को बहुत विस्तार से छुआ है। हमारी आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि हम दोनों इस बात पर पूरी तरह सहमत हैं कि यूजीसी का ये ड्राफ्ट भारत में उच्च शिक्षा के भविष्य की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत करता है। क्लासरूम की एकेडमिक दुनिया और इंडस्ट्री की व्यवहारिक दुनिया को एक साथ लाने का ये प्रयास निश्चित रूप से हमारे शिक्षा जगत के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही व्यापक बदलाव है।
इस ड्राफ्ट में अभी भी बहुत सी बारीकियां हैं, जैसे क्रेडिट्स का सटीक मूल्यांकन, संकाय द्वारा कार्यस्थल की निगरानी और छात्रों के अकादमिक विकास का संतुलन, जिन पर आगे चलकर गहराई से विचार किया जा सकता है। यह तय करना अब हमारे श्रोताओं पर है कि क्या ये नीति अकादमिक अखंडता और रोजगार क्षमता के बीच एक सही और सटीक संतुलन स्थापित कर पा रही है, या क्या इसमें अभी भी कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की गुंजाइश है। बिल्कुल सही कहा आपने, यह एक सतत विमर्श है जो आगे भी जारी रहेगा। तो श्रोताओं, द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय के सभी पहलुओं पर विचार करें और अपनी राय बनाएं। आज के लिए बस इतना ही।